जरा एक ऐसे देश के बारे में सोचिए जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, लेकिन फिर भी वो देश एक भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ये विरोधाभासी कहानी है वेनेजुएला की। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी थोड़ी पेचीदा जरूर है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि किसी एक प्राकृतिक संसाधन पर पूरी तरह निर्भर रहने के क्या खतरे हो सकते हैं। सबसे पहले इस नंबर को समझते हैं। वेनेजुएला के पास 302 अरब बैरल से भी ज्यादा प्रमाणित तेल भंडार है। जी हां, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, सऊदी अरब से भी बड़ा। यही वो खजाना था जिस पर देश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। ये गिरावट वाकई चौंकाने वाली है। देखिए, एक जमाना था 20वीं सदी के बीच का, जब वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था, जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता था। और दूसरी तरफ आज की हकीकत है, एक ढहती हुई अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों का पलायन। इस कहानी को समझने के लिए रेंटियर स्टेट का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक ऐसा देश होता है जो अपनी ज्यादातर कमाई अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि तेल को दूसरे देशों को बेचकर या एक तरह से किराए पर देकर करता है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था 1920 के दशक से ही इसी मॉडल पर चल रही है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, उस दौर में जब तेल ने वेनेजुएला को बेहिसाब दौलत दी। 1950 से 70 के दशक तक तेल की ऊंची कीमतों की वजह से देश में पैसा बरस रहा था। फिर 70 के दशक में सरकार ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और पीडीवीएसए नाम की एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी बनाई। इससे सरकारी खर्चा तो आसमान छूने लगा, लेकिन जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, इसी समृद्धि के दौरान कर्ज का बीज भी बोया जा रहा था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां इस पूरे आर्थिक मॉडल में गंभीर दरारें नजर आने लगीं। 1980 के दशक में दुनिया भर में तेल का बाजार बैठ गया, और क्योंकि वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर ही टिकी थी, ये गिरावट देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। तेल की कीमतें गिरने का असर एक के बाद एक सामने आने लगा। अर्थव्यवस्था सिकुड़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी और दुकानों से जरूरी सामान गायब होने लगा। 1990 के दशक तक तो हालत ये हो गई कि देश ने अपनी दशकों की आर्थिक तरक्की खो दी थी और एक गहरे बैंकिंग संकट से जूझ रहा था। इसने एक बड़े राजनीतिक बदलाव के लिए जमीन तैयार कर दी थी। इसी आर्थिक उथल-पुथल के बीच ह्यूगो शावेज का उदय हुआ। उन्होंने देश को एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाने का वादा किया। 1999 में सत्ता में आने के बाद किस्मत ने शावेज का साथ दिया। 2000 के दशक में तेल की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगीं, जिससे उनकी बड़ी सामाजिक नीतियों के लिए खूब पैसा आया। शावेज के दौर की विरासत ना वो काफी मिली-जुली है। एक तरफ तेल के पैसे का इस्तेमाल गरीबी कम करने, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया गया। गरीबी दर में वाकई बहुत बड़ी गिरावट आई। लेकिन दूसरी तरफ निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना, पीडीवीएसए से हजारों अनुभवी इंजीनियरों और मैनेजरों को निकाल देना और पैसों के लेन देन पर सख्त कंट्रोल जैसे कदमों ने अर्थव्यवस्था की नींव को अंदर से खोखला कर दिया। ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ दिखाता है। देखिए, शुरुआत में एक गिरावट के बाद तेल की ऊंची कीमतों की वजह से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया, जो उनकी मृत्यु से ठीक पहले 2012 में अपने चरम पर पहुंच गई। बाहर से देखने में तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह गई और ये पतन बहुत ही तेज और विनाशकारी था। 2013 में शावेज की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो ने सत्ता संभाली और लगभग फौरन ही अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई। फिर 2014 में तेल की कीमतें फिर से गिर गईं, ठीक 1980 के दशक की तरह, लेकिन इस बार अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा कमजोर थी। नतीजा हाइपर इन्फ्लेशन यानी बेतहाशा महंगाई, और 2017 में देश अपने कर्ज पर डिफॉल्ट हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कीमतें काबू से बिल्कुल बाहर हो जाती हैं। जरा इस नंबर को देखिए। सिर्फ 2018 के एक साल में वेनेजुएला में महंगाई 65,000% से भी ज्यादा थी। पैसा रातों रात अपनी कीमत खो रहा था। ये सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं थे, ये एक मानवीय त्रासदी थी। ये चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाता है कि खाने पीने की कमी कितनी गंभीर हो गई थी। इस आर्थिक पतन का सीधा असर लोगों की सेहत और जिंदगी पर पड़ रहा था। ये तालिका इस बर्बादी की रफ्तार को दिखाती है। देखिए कि कैसे जीडीपी की ग्रोथ तेजी से नेगेटिव होती गई, जबकि महंगाई दर कुछ ही सालों में 2 अंकों से बढ़कर हजारों में पहुंच गई। इस आर्थिक तबाही की मानवीय कीमत बहुत बड़ी थी।
लोगों को भोजन और दवा जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। गरीबी की दर लगभग 90% तक पहुंच गई और देश की ज़्यादातर कंपनियां बंद हो गईं। ये एक तरह का सामाजिक पतन था। तो इतनी तबाही के बाद सवाल ये उठता है कि क्या वेनेजुएला के लिए आगे कोई रास्ता है? हाल के कुछ सालों में सरकार ने कुछ आर्थिक कंट्रोल में ढील दी है, जिससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन यह सुधार बहुत असमान है। अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी हो गई है। और ये स्लाइड हमें वापस उसी असली समस्या की याद दिलाती है। एक सदी बीत जाने के बाद भी वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था आज भी लगभग पूरी तरह से तेल पर ही निर्भर है। देश के 95% निर्यात आज भी पेट्रोलियम ही है। तो हम इस आखिरी सवाल पर आते हैं, क्या वेनेजुएला आखिरकार उस चीज से आगे बढ़ सकता है जिसने उसे बनाया भी और बर्बाद भी किया? क्या वो तेल के बिना एक मजबूत अर्थव्यवस्था बना सकता है? आखिर में वेनेजुएला की कहानी एक चेतावनी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे बेहिसाब प्राकृतिक दौलत भी अगर सही तरीके से संभाली ना जाए तो समृद्धि की जगह संकट की वजह बन सकती है। ये संसाधन अभिशाप का एक सटीक उदाहरण है।